Hello and welcome my dear friends on 9th standard English medium. Once again आपका स्वागत है एसएस के ऑनलाइन क्लास में जिसमें चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने ये इस पॉइंट पे हमारी बात खत्म हुई थी लास्ट लेक्चर में कि 1992 में our country, okay, our entire country accepted Panchayati Raj and Urban Institute of Local Self-Governance into our nation. Okay, यानी कि 1992 में गांव के लेवल में पंचायती राज और शहरों की अगर बात करें, ठीक है, तो वहां पे अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है उनका आविष्कार हुआ था। ओके, तो यही दो चीजों की बात हम इस चैप्टर में हम आगे करेंगे। चैप्टर नंबर जो है वो आपको वापस बता रहा हूं मैं, चैप्टर नंबर 10, हालांकि बोर्ड पे लिखा ही है। चैप्टर का नाम है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इन दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 81, 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। ओके, पेज नंबर 81 पे 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, वहां से हमें पढ़ाई शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है वहां पे 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, इसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस एट द रूरल लेवल यानी कि गांव की हम यहाँ पे बात करेंगे। आप जानते ही हो कि हमारे देश में हजारों की संख्या में गांव है और बहुत भारी जनसंख्या गांव में रहती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करती है, छोटे छोटे स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज भी हैं गांव में रहने वालों के। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो मेन गवर्नमेंट्स होती है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनका एडमिनिस्ट्रेशन वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है, इसलिए पंचायती राज को गांव के लेवल में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस एट द रूरल लेवल के गांव के लेवल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ये रिमोट एरियाज, डिस्ट्रिक्ट एरियाज, तालुका जिसको हम कहते हैं वो, और जो गांव होते हैं उनमें ग्राम पंचायत, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है ईच ऑर्गेनाइजेशन इज मैन्युअली ज्वाइंट फ्रॉम टॉप टू म्यूचुअली ज्वाइंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, एक दूसरे के साथ ये सारे ऑर्गेनाइजेशन टॉप टू बॉटम जुड़े हुए हैं। At all the levels of Panchayati Raj, in order that the local government tasks, schemes and welfare-oriented programs are carried out effectively, these organizations are provided with required funds and means. अब ये ऑर्गेनाइजेशन को गांव के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, तालुका के लिए जो काम करना होता है, तो वो काम कैसे करते हैं? उनकी ऑब्वियसली फाइनेंशियल जरूरत होती है किसी भी टास्क को कैरी आउट करने में। ठीक है, तो उनको जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य की गवर्नमेंट, ठीक है, उनकी ओर से उनको फंड्स मिलता है। मान लो कि किसी गांव में रोड बनाना है, किसी गांव में इरिगेशन फैसिलिटी क्रिएट करना है, गांव में ग्राम पंचायत का एक कम्युनिटी ऑफिस बनाना है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट को राइटिंग में भेजी जाती है, and then after when the funds are approved from the state government, तो कुछ टाइम के बाद उनको वो फंड्स भी मुहैया करवाया जाता है और उस फंड्स के जरिए वो कोई भी काम अगर करना चाहते हैं, वहां पे सपोज इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना चाहते हैं, कोई भी तालाब बनाना चाहते हैं, गार्डन बनाना चाहते हैं, अगर कोई ग्राम पंचायत का हाउस बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी रोड बनाना चाहते हैं सपोज, ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल हेल्प उनको मिलती है उसके जरिए वो काम कर सकते हैं। इस तरह से ग्राम पंचायत के जो फंक्शन होते हैं वो आगे बढ़ता है, जो लोकल उस एरिया की जरूरत को पूरा करता है। देयर इज अ चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड वेरियस चेयरमैन ऑफ वेरियस कमिटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी बहुत सारे गांव, एक एरिया के बहुत सारे गांव मिलके एक जिनका ग्रुप होता है उसको डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहते हैं। और उस डिस्ट्रिक्ट पंचायत का भी कोई जो मुखिया, जिसको हेड कहते हैं, वो भी होते हैं। ठीक है,
there is a chief at the district panchayat and various chairmen of various committee. डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर उसका चीफ तो होता ही है, लेकिन अलग अलग कमिटीज के चेयरमैन भी उसमें रहते हैं, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का, उसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, DDO। याद रखना है आपको ये चीज, अंडरलाइन कर लीजिए वहां पे, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, शॉर्ट में उसको DDO कहा जाता है। एंड द मेन ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज सिचुएटेड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट पंचायत का कोई पर्टिकुलर हेड यानी कि एक जगह भी होती है, मेन हेड ऑफिस होता है कहीं पे, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं। सिमिलरली द लीडर ऑफ द इलेक्टेड विंग ऑफ तालुका पंचायत इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट। तालुका पंचायत भी होता है, यानी कि तालुका जो होता है, जिला तालुका, ये छोटे छोटे यूनिट है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के, तो तालुका पंचायत भी होता है, उसका हेड को हम प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है। द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग इज नोन एज तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, TDO। ओके, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जैसे DDO होता है, वैसे तालुका पंचायत का TDO, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, वो होता है। At the lower level, Sarpanch is the representative elected by the people and administrative head is the Talati cum minister. ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। गांव की अगर हम बात करें तो शायद ये वर्ड तो आपने डेफिनेटली सुना ही होगा कि गांव में सरपंच होता है, जिसको हिंदी में हम मुखिया कहते हैं। गांव का मुखी होता है, जो भी लोगों की सहमति से उनको चुना जाता है, ठीक है। और वो उस गांव के लिए एक सबसे छोटा सा यूनिट है ये सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है। तो दीज पीपल आर द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड गांव में जो होता है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का जो लाइक है हेड होता है, वो गवर्नमेंट की ओर से चुना जाता है, उसको तलाटी का मिनिस्टर कहा जाता है, ठीक है। द विलेज इन विच द इलेक्शन एंड सरपंच आर यूनानिमसली इलेक्टेड आर डिक्लेयर्ड एज समरस विलेजेस एंड दे आर ऑनर्ड बाय अ प्राइज। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसे गांवों को बढ़ावा देती है, एनकरेज करती है, जहां पे सरपंच को चुनाव के जरिए नियुक्त किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता है। सरपंच जो है वो लाइक सपोज किसी सरपंच का लड़का है, वो खुद सरपंच बन जाता है, ऐसी राजाशाही जैसी व्यवस्था होती है, काफी सारे गांव में ऐसा है, ठीक है। लेकिन आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियली ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक नेशन है, इसलिए गांव में भी अगर सरपंच का नियुक्ति करना है तो 5 या 6 सालों के बाद उसके लिए भी चुनाव होना चाहिए। और लोगों के चुने हुए जो सरपंच होते हैं, ठीक है, यानी कि एक जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है चुना हुआ, ठीक है, ऐसे गांव को समरस विलेज कहा जाता है, यानी कि एक हेल्दी टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे, वो साबित हो जाता है। और ऐसे गांव को गवर्नमेंट की ओर से प्राइज भी मिलता है। तो एक सिस्टम को एक एनकरेज करने वाली यहाँ पे बात है, ठीक है। अब इसमें पेज नंबर 81 के ऊपर एक बहुत बढ़िया सा एक फ्लो चार्ट दिया गया है, जिसको आप देख सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें गवर्नमेंट के लेवल किस तरह से आगे जाके एक्सपैंड होते हैं, वो चीज यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसको थोड़ा सा टाइम देके अगर आप देखोगे तो हमें पता चल जाता है कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे ऊपर टॉप में लिखा है, ठीक है, सेकेंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है, ओके। और उनके नीचे जो है, जो कि गवर्नमेंट का सेकेंड ऑर्गन आता है एग्जीक्यूटिव, वो भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ओके। उसके भी काफी सारे बाइफर्केशन है,
और खास करके क्योंकि अभी हम इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए आप उसमें देख सकते हो कि एक रूरल लेवल होता है, फिर अर्बन लेवल होता है। अर्बन लेवल यानी कि सिटी एरिया, ठीक है, और उसका भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव उसके दो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट को सही तरीके से आप स्टडी करोगे तो पूरे इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ाई हमारा जारी रखते हैं। पेज नंबर 82 के ऊपर आपको ध्यान रखना है, जिसमें लिखा गया है अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, जो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम लोग ज्यादा करके शहरों में रहते हैं, ठीक है। तो शहरों की व्यवस्था किस तरह से चलती है, वहां का गवर्नेंस किस तरह से चलता है, वो जानना भी हमें जरूरी होता है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से वर्ड्स हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी आएगा इस टॉपिक में। As per the 74th constitutional amendment of the urban area, were provided with the urban institute of self-governance as per the population of the area. यानी कि शहरों में जनसंख्या के अनुसार एक चीज तय होती है कि वहां पे अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस होगा कि नहीं होगा। यानी कि एक बहुत सीधी भाषा में आपको बता दूं कि कोई पर्टिकुलर एरिया में कितनी जनसंख्या होती है उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि इसको हम सिटी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। अगर वो सिटी की कैटेगरी में वो एरिया आता है तो वहां पे अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एट द फर्स्ट लेवल देयर इज म्युनिसिपैलिटी। तो ये सारा जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे वो अब आएंगे वन बाय वन, कि सबसे पहले लेवल पे म्युनिसिपैलिटी आती है और उसके बाद सेकेंड लेवल पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, ठीक है। और थर्ड लेवल में देयर इज महानगर मेगा सिटी निगम, जिसको महानगर पालिका भी हम कह सकते हैं हमारी देशी लैंग्वेज में, ठीक है। यहां पे लिखा है एक्चुअली महानगर मेगा सिटी निगम, बट यू कैन ऑल्सो राइट और स्पीक महानगर पालिका, जो कि मेरे ख्याल से इजी वर्ड है। इन ऑल दिस मीन्स ऑफ अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस अ मेयर इज इलेक्टेड फ्रॉम द मेजॉरिटी विंग, ठीक है। मेयर का चुनाव होता है, यानी शहरों में कोई लाइक बड़े शहर का खास करके मेट्रो सिटी का एक मेयर होता है जिसका चुनाव होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर चेयरमैन ऑफ वेरियस कमिटी। शहरों में काम करने वाली बहुत सारी कमेटियां होती है, उनके भी हेड होते हैं जिनको हम चेयरमैन कह सकते हैं। तो वो चेयरमैन होते हैं और कॉर्पोरेटर्स भी होते हैं अलग अलग वार्ड्स के। मान लो कि गांधीनगर है, ठीक है, तो वो भी नगर पालिका में आता है, शायद आपको पता होगा। तो पूरा जो गांधीनगर सिटी है वो भले ही वैसे देखा जाए तो छोटा है, लेकिन ये छोटे शहर को भी अलग अलग वार्ड्स में विभाजित किया गया है और उस वार्ड में काम करने वाले जो लोग होते हैं हेड उस वार्ड के, उस एरिया के, उसको कलेक्टर कहा जाता है या तो फिर कॉर्पोरेटर कहा जाता है। एक्चुअली कॉर्पोरेटर वर्ड ज्यादा प्रचलित है। वार्ड वाइज रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड रिजर्व कास्ट्स आर मेंटेन। हमारे देश की जिस तरह से सिस्टम है उसके मुताबिक हर वार्ड के अनुसार रिजर्वेशन सिस्टम को हम बराबर से फॉलो करते हैं, जिसमें वुमेन के लिए कुछ रिजर्वेशन रखा जाता है और कुछ रिजर्वेशन जो है वो SC ST OBC उनके लिए भी रखा जाता है, ठीक है। तो वो मेंटेन किया जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रावधान है। वेरियस कमिटीज कैरी आउट वेरियस रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैनी फील्ड्स इन डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। यहाँ पे पावर सेंट्रलाइज नहीं होता है, सभी लोगों को मिलजुल के काम करना होता है। तो इसलिए सभी कमिटीज जो है अपनी अपनी रिस्पांसिबिलिटी मिलजुल के निभाती है। अलग अलग उनको डिपार्टमेंट सौंपे जाते हैं और उसी डिपार्टमेंट के लिए वो लोग काम करते हैं, ठीक है। सिटी प्लानिंग, लैंड रिफॉर्म्स, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, वाटर मैनेजमेंट, सीवेज मैनेजमेंट, सिविल डेवलपमेंट, environmental facility, fire department service, education, health, culture and entertainment, cities prep development, development of more
crematorium, graveyard, removal of slum, all the development, other developments, etc., are carried out by the Urban Institute of Self Governance. अब आप देख सकते हो कि जब शहरों की बात आती है तो लिस्ट कितना लंबा है, कितने सारे टास्क करने होते हैं। आप जब भी शहर में घूमने के लिए जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें रास्ते में देखने को मिलती है। रोड्स दिखाई देते हैं, स्ट्रीट लाइट्स दिखाई देती है, कहीं पे रिवर आती है, कहीं पे ब्रिजेस भी आते हैं, कहीं पे कोई गार्डन्स आते हैं, ठीक है, कोई रिजर्व एरियाज आते हैं, शॉपिंग मॉल्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस आती है, मल्टीप्लेक्सेस आते हैं, ओके, लेक्स आते हैं, कई दफा कहीं पे डैम्स भी होते हैं, कोई श्मशान होता है, या तो जिसको क्रेमेटोरियम कह सकते हैं वो होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, मॉस्क होती है, चर्चेस होते हैं। तो ये सारे जो डेवलपमेंटल एरियाज होते हैं सिटी के, उसका मेंटेनेंस करना और उसके रिलेटेड टास्क करने के लिए बहुत सारी कमिटीज की रचना की जाती है और सभी कमिटीज को अपना जिम्मेदारी निभाना होता है, ठीक है। तो टास्क जो है वो कोई छोटे मोटे नहीं होते, खास करके शहरों की अगर हम बात करें, और जितने बड़े सिटीज होते हैं उतना बड़े उनके टास्क होते हैं, ठीक है। सो देयर आर वेरियस अर्बन इंस्टीट्यूट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, वेरियस कमिटीज ऑफ अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। ऑल आर मैनेज्ड बाय फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पीपीपी, जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह सकते हैं। तो लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है, जिसको हम टैक्सेस कहते हैं, गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो टैक्स डालती है, वो टैक्सेस के जरिए जो फंड्स इकट्ठा हुए हैं, ओके, लोकल सेल्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो टैक्सेस के जरिए जो गवर्नमेंट को आमदनी होती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें से गवर्नमेंट की ग्रांट में से नगर पालिका या महानगर पालिका को फाइनेंशियल हेल्प मिलती है अलग अलग टास्क को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नोन एज द म्युनिसिपल कमिश्नर। तो आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसको म्युनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है, ठीक है। सभी कमेटियों का मिलकर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनता है और उनके हेड को म्युनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है। अंडर हिम देयर आर जोनल हेड्स हैविंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज एंड वेरियस ऑफिसर्स। बहुत सारे ऑफिसर्स उनके हाथ नीचे काम करते हैं, बहुत सारे जोनल ऑफिसर्स उनके नीचे काम करते हैं जो कि बहुत टैलेंटेड होते हैं। टेक्निकल जानकारी उनके अपने डिपार्टमेंट्स के लिए होती है, जो जरूरी जानकारी चाहिए वो उनको सब पता होता है। When a cordial relation is established between elected wing and the administrative wing, then many works can be carried out relating to the welfare of the people. अगर ये सारी कमेटियों के बीच में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन होता है तो पब्लिक वेलफेयर के अच्छे काम अच्छे ढंग से, सही ढंग से वो भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट का एक सही इंप्रेशन भी इसी से बनता है। क्योंकि आखिरकार ये सारी जो लोग, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, या तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, या तो अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस की अगर हम बात करें, आखिरकार उनका पर्पस जो है वो लोकल पब्लिक वेलफेयर का होता है। और कोई भी गवर्नमेंट जो है वो परमानेंट नहीं होती है, उनका चुनाव होता है और चुन के प्रतिनिधि आते हैं तब जाके उनका चुनाव होता है। बट देयर इज नो परमानेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द the politicians who are working as the heads of the different committees, head of the different department, heads of either नगर पालिका और ग्राम पंचायत, ठीक है। पब्लिक उनको चुनती है और उनके काम के वजह से उनको दोबारा भी चुना जा सकता है, और उनके खराब काम की वजह से या तो काम अगर एफिशिएंट ढंग से नहीं हुआ तो उनको पब्लिक निकाल भी सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है हमारे देश का, वो गांव तक और इवन शहरों तक जो है वो माइक्रो डिवीजन होता है। नाउ
in the last topic of this chapter, we are going to briefly discuss about judiciary. जुडिशरी के बारे में हम अब चैप्टर के अंत में उसकी चर्चा करेंगे। जुडिशरी वो चीज है जिसको हम न्यायपालिका कह सकते हैं। कोर्ट और पुलिस की जो व्यवस्था होती है उसको जुडिशरी कह सकते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल में हमें आने वाले चैप्टर में हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उसका दिया गया है जिसको हम देख लेंगे पेज नंबर 82 के ऊपर। जुडिशरी, the Constitution of India has accepted the ideals that all its citizens should get social, economic and political justice, thereby a just and equitable social order can be established. Okay, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ऐसा लिखा हुआ है कि भारत के हर एक नागरिक को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ही हम एक इक्विटेबल सोशल ऑर्डर एस्टैब्लिश कर पाएंगे, जो कि एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होगा। ठीक है। इफ एनी पर्सन ब्रेक्स एनी लॉ देन ही इज आइदर पनिश्ड और फाइंड बाय द जुडिशरी। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक सामान्य रूल कि अगर कोई इंसान रूल को तोड़ता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए या तो फिर उसके ऊपर फाइन लगना चाहिए। द जुडिशरी चेक्स वेदर द लॉज आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जुडिशरी यानी कि कोर्ट की व्यवस्था या तो पुलिस की व्यवस्था जो है वो ये कायदे जो है वो सही ढंग से इंप्लीमेंट होते हैं और लोग रूल्स को फॉलो करते हैं कि नहीं। ठीक है, वो देखने का उनका काम होता है। एंड इफ द लॉ इज नॉट consistent with the constitution, it declares the law constitutional and void. ठीक है, अगर ऐसा ध्यान में आता है, कोर्ट के या तो पुलिस के ध्यान में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसके मुताबिक कोई कायदा नहीं बन रहा है, तो उस कायदे को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर भी कर सकती है कोर्ट। ओके, क्योंकि जो कोई भी नए कानून या कायदे बनाए जाते हैं, जो नए नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन से अनुरूप होने चाहिए। उससे अगर अनुरूप नहीं होते हैं, उससे मिलता जुलता कोई कायदा कानून नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर अगर कोई कायदा कानून बनाया जाता है तो कोर्ट उसको खारिज भी कर सकती है, उसको वॉइड भी कर सकती है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तो जुडिशरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओके इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर लास्ट पैराग्राफ, if federal system powers and functions are divided among United States and centers, it is a function of the judicial system to see that both the central and the state government carry out their work without interfering with each other's work. ठीक है, अब जब पावर की हम बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनके डिफरेंट एक एरिया होते हैं फंक्शन करने के। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हाईएस्ट लेवल की गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट का कार्यभार जो है अपनी स्टेट तक सीमित रहता है। हालांकि दोनों गवर्नमेंट्स को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके काम करना होता है, लेकिन एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके दोनों गवर्नमेंट्स काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो देखने की जिम्मेदारी जुडिशरी की होती है। ओके, अगर कोलैबोरेशन उनको नहीं नजर में आ रहा है तो वो कोलैबोरेशन स्थापित करने की कोशिश करती है। ठीक है, when any dispute arise between the center and the unit state, then they are solved by the Supreme Court. आपको शायद पता ही है कि हमारे देश की सबसे सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर उनके ध्यान में ऐसा आता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई सही कोलैबोरेशन नहीं है, ठीक है, तो वो सही कोलैबोरेशन लाने की कोशिश, दोनों टाइप की गवर्नमेंट के बीच में सही कोलैबोरेशन लाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। द इंडियन जुडिशरी इज कंटिन्यूअस एंड लीनियर। इंडियन जुडिशरी जो है वो एक लीनियर, एक उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वो कंटिन्यूअस है, वो परमानेंट है। हालांकि उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जुडिशरी एक ऐसी चीज नहीं है
कि जो गवर्नमेंट के तरह हर 5 साल में बदल जाती है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए उसको कहा गया है कि वो कंटिन्यूअस है और लीनियर भी है। एट द टॉप ऑफ द सेंट्रल लेवल देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सबसे ऊपर की कोर्ट जो आती है वो सुप्रीम कोर्ट आती है। उनके नीचे स्टेट लेवल की हाई कोर्ट्स आती है। ठीक है, यानी कि हर एक स्टेट में नॉर्मली एक हाई कोर्ट होती है। एंड एट द बॉटम लेवल देयर आर ट्रायल कोर्ट्स। हाई कोर्ट के भी नीचे ट्रायल कोर्ट्स होती है, जो कि काफी सारी होती है, तालुका, जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक ही राज्य में काफी सारी ट्रायल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती है हाई कोर्ट के नीचे। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जुडिशरी का, लेकिन उसके बारे में डिटेल में हमें एक पूरा चैप्टर उसके लिए है, वो उस चैप्टर में हम जरूर से पढ़ेंगे, उसको जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये चैप्टर जो है 10th चैप्टर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट खत्म होता है। ठीक है, उसके रिलेटेड एक्सरसाइज आपको कर देनी है और सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं। The answers of these questions are very easy to find. Everything is there in the chapter itself. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कोई रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करना, लेकिन अगर आपके पास रेफरेंस बुक है तो यू कैन यूज दैट रेफरेंस बुक। कैंप पब्लिकेशन, नवनीत पब्लिकेशन, वो बुक आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ओशन पब्लिकेशन का भी बुक आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, सो द चैप्टर नंबर 10 इज ओवर। और कोई डाउट है तो मुझे आप बता सकते हैं बाद में। राइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ फैंटास्टिक डे। एंजॉय विद योर फैमिली। बाय बाय।